अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल फाइला को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइलम का नाम है पोरीफेरा। तो कुछ हेडिंग्स को जहन में रखना होगा हमें। सबसे पहले है नोमेनक्लेचर। ये नाम इनका क्यों पड़ा? तो उसकी वजह ये है कि देयर बॉडीज आर परफोरेटेड बॉडीज़। इनका जिस्म छोटे छोटे सुराखों से भरपूर होता है, इसलिए पोरीफेरा का। इसके बाद है हैबिटेट। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एक्वेटिक हैं, सिर्फ पानी में पाए जाते हैं और खुश्की में इनका कोई वजूद नहीं है। पानी में भी ये ज़्यादातर मेरीन हैं, समंदरी पानी में ज़्यादा हैं, और चंद स्पीशीज़ फ्रेश वाटर है। जस्ट मैं आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 5000 के करीब इनकी स्पीशीज़ हैं। उनमें से 150 के आसपास फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी सारे मेरीन वाटर में रहते हैं। तो ये इनका हैबिटेट था। इसके बाद आती है इनकी बारी हैबिट की आदत। तो ये एक तो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब है पैरासाइट्स नहीं है। दूसरा ये सेडेंट्री है, हरकत नहीं करते हैं। एक सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं भी हाईलाइट करके बता दूं कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दे आर ओनली मोटाइल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जिंदगी के इब्तदाई मरहले में जिस वक्त ये बहुत छोटे होते हैं, एम्ब्रियो की शक्ल में हो सकते हैं, उस वक्त ये मूव कर सकते हैं। वो भी चंद घंटे। एक दफ़ा सेटल हो गए कहीं तो उसके बाद ये उम्र भर हरकत नहीं करते। और किसी हार्ड सबस्ट्रेट के साथ, जहाँ से अटैच होते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, हार्ड सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच रहेंगे और उम्र भर इसी तरह से रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। इनके जनरल कैरेक्टर्स में हम पहले ये बता दें, ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है ये, यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या लिखेंगे? इर्रेगुलर बॉडी। इर्रेगुलर बॉडी का मतलब ये है कि इनके बॉडी पार्ट्स सेंट्रल एक्सिस के गिर्द किसी खास तरतीब से नहीं है। इस बेतरतीबी को इर्रेगुलर भी कह सकते हैं आप, एसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। ये एसिमेट्रिकल बॉडी रखते हैं। और बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स। बाहर वाली को आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। देखें, अगर टिश्यू होता तो हम इसको एक्टोडर्म कहते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं है, इसलिए जो जिस तरह के सेल्स बाहर के लेयर में पाए जाते हैं वो पिनेकोसाइट्स कहलाते हैं। तो इसी से पिनेकोडर्म कहा। और इनर लेयर इज कॉल्ड क्वानोडर्म। क्वानोडर्म इसलिए कहते हैं कि ये खास टाइप के सेल्स हैं जिनको क्वानोसाइट्स कहा जाता है। तो ये आउटर सेल्स कैसे हैं? पिनेकोसाइट्स। इनर सेल्स हैं क्वानोसाइट्स। अब ये क्वानोसाइट की वजह से क्वानोडर्म है और पिनेकोसाइट्स की वजह से पिनेकोडर्म है। अभी मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, ये शक्ल भी कैसे हैं। और आउटर और इनर लेयर के दरमियान, इन बिटवीन, इसको कहा जाता है मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा लूज सेल्स और पानी और इस तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल एक एरिया है जो पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में है। अब ज़रा देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। अभी तक हमने सिर्फ एक दो बातें डिस्कस की हैं। एक तो इनका जिस्म इर्रेगुलर है, दूसरा सेल्स की सिर्फ 2 लेयर्स हैं। एक बाहर वाली लेयर है, उसको एक्टोडर्म के बजाय क्या कहा गया है? पिनेकोडर्म। और दूसरी अंदर वाली लेयर है, उसको क्वानोडर्म कहा गया है, एंडोडर्म नहीं कहा गया, क्योंकि ये टिश्यूज नहीं। अब ज़रा देखते हैं इनकी शक्ल कैसी है। तो शेप्स तो मुख्तलिफ हैं,
बहरहाल हम फर्ज कर लेते हैं ये एक स्पॉन्ज है इस तरह का, ये किसी चीज़ के साथ नीचे से जुड़ा हुआ है और बाकी पूरी बॉडी इस तरह छोटे छोटे सुराखों से कवर्ड है। इनके नाम भी बताऊं, फिलहाल इसको सेक्शन काट के देखते हैं। सेक्शन काट के देखेंगे इस पोर्शन को, तो ये हमें इस तरह के सेल्स हैं, इर्रेगुलर शेप के सेल्स, इनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। और पिनेकोसाइट्स की एक ही लेयर है, तो पिनेकोसाइट्स की वजह से इनको पिनेकोडर्म कहा गया इनको। और जो अंदर वाली लेयर है वो इस तरह के सेल्स पर मुश्तमिल है। ये कॉलर सेल्स भी कहलाते हैं, क्वानोसाइट्स भी कहलाते हैं, और ये साइड बाय साइड है एक दूसरे के साथ। और इसकी इन सेल्स की इस मखसूस शेप की वजह से इनको क्वानोडर्म कहा गया, इस पूरी लेयर को। तो दोनों तरह के सेल्स की शेप आपने जहन में रखना है। बाहर वाले सेल्स इरेगुलर हैं, अंदर वालों की शेप फिक्स है। और ये सेल्स क्या कहलाए? क्वानोसाइट्स, इसीलिए ये हो गया क्वानोडर्म। अब दोनों के बीच में एक गैप है, इस गैप में एक तो पानी भरा हुआ है, मेसेनकाइमा जिसको कहा जा रहा है, ये गैप, ये मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा में तीन चीजें आपने याद रखना है। एक तो इसमें पानी है, वाटर भरा हुआ है, ये पानी में डूबे हुए हैं तो पानी तो होगा। दूसरा इसमें है अमेबॉइड सेल्स। अमेबॉइड सेल्स इसलिए कहते हैं कि ये अटैच नहीं है, फ्री सेल्स है, और ये सेल्स सूडोपोडिया के जरिए चलते हैं अमेबा की तरह। और आपको मालूम है सूडोपोडिया टेम्परेरी पेर या आउटग्रोथ है। और तीसरी चीज जो इनके बीच में है उसको स्पीक्यूल्स कहते हैं। सुई या नीडल की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिकॉन की, इनको कहा जाता है स्पीक्यूल्स। तो याद रखना, स्पीक्यूल्स इस शेप के भी हैं, इस शेप के भी हैं, इस शेप के भी हैं और इस शेप के भी हैं, मुख्तलिफ शेप के। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्पीक्यूल्स की बनावट या कैल्शियम कार्बोनेट की है, कैल्शियम कार्बोनेट से मुराद चाक या चूने का पत्थर या फिर संगमरमर, और दूसरे सिलिकॉन के बने हुए। तवज्जो, जो जिसमें ये स्पीक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे वो डिम कलर के होंगे, और जिसमें ये स्पीक्यूल्स शीशे की तरह या सिलिकॉन के होंगे वो शीशे की तरह चमकेंगे, इसीलिए उनको ग्लास स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये इनका एक छोटा सा पोर्शन हमने काट के देखा। बाकी अगर हम इसको ऐसे काट के देखें, ये फर्ज करें इनका जिस्म है, ये बाहर वाली पिनेकोडर्म, अंदर वाली क्वानोडर्म और बीच में मेसेनकाइमा, तो पूरे जिस्म में लातादाद सुराख है इस तरह के, और इन सुराखों के नाम रखे गए। जो छोटे सुराख हमें बहुत सारे नजर आते हैं इनको कहते हैं ओशिया, इनको ओशिया कहते हैं। और एक ही बड़ा सुराख होता है उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। और जो बॉडी कैविटी है ये स्पॉन्जोसील कहलाती है, स्पॉन्जोसील। देखें इसका लफ्जी तर्जुमा है स्पॉन्ज इसकी सीलोम, हालांकि यहाँ कोई सीलोम विलोम नहीं है, बॉडी कैविटी है। सीलोम कैसी बॉडी कैविटी को कहा? जो दो मेसोडर्मल लेयर के बीच में हो। यहाँ तो मेसोडर्म है ही नहीं, एक्टो और एंडोडर्म भी नहीं, तो देखने में ये बॉडी कैविटी तो लगती है, सीलोम जैसी लगती है, लेकिन ये सीलोम नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्पॉन्जोसील, यानी स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी। अच्छा, ये बहुत सारे सुराख क्यों रखे गए हैं और एक बड़ा सुराख क्यों रखा गया है, ये जरा देखते हैं। टेढ़ा। अच्छा, इधर होगा क्या? इन सुराखों के जरिए पानी अंदर आएगा और अंदर से घूम के ये ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा। पानी अंदर क्यों आएगा? ये जो फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं क्वानोसाइट्स, इनके फ्लैजेला मूव करेंगे।
फ्लैजेला मूव करने की वजह से जो पानी अंदर स्पॉन्जोसील में था उसमें वाटर करंट यानी पानी में मूवमेंट पैदा हुई, वो मूवमेंट इस पानी को बाहर धकेलेगी और बाहर से नया पानी अंदर आएगा। तो बाहर से आने वाले पानी में खुराक और दूसरी चीज़ें होंगी, वो ये जो क्वानोसाइट से ये ट्रैप करेंगे। तो क्वानोसाइट्स खुराक पकड़ने के लिए और खुराक को पकड़ के एंडोसाइटोसिस के जरिए अपने अंदर ले जाके डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट ये इंजेस्टिव फीडिंग है। डाइजेस्ट करने के बाद उस खुराक को ये खुद भी इस्तेमाल करेंगे और अमेबॉइड सेल्स को भी देंगे। अमेबॉइड सेल के जरिए ये जो किनेकोडर्म थे इनके सेल्स को भी देंगे। तो यहाँ एज सच कोई सिस्टम वजूद में नहीं आया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जस या पोरिफेरा में कोई सिस्टम क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, इनके पास टिश्यू नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे सेल्स मिलकर एक जैसा काम करें तो टिश्यू कहलाता है। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बनता है, डिफरेंट ऑर्गन्स बने तो फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब टिश्यू ही नहीं है तो ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है। याद रखेंगे ना ये पॉइंट। अच्छा, ये इनके जनरल कैरेक्टर है, कोई सिस्टम है ही नहीं, इसलिए हम किसी सिस्टम का जिक्र नहीं कर रहे। बस डाइजेशन का प्रोसेस मैंने बताया कि ये पानी जो बाहर से ऑसिया के थ्रू आता है उसमें अगर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, इनकी फूड क्या है, फिर फूड है इनका डेट्राइटस। डेट्राइटस आप आसान तर्जुमा कर सकते हैं कचरा, लेकिन कोई सा भी कचरा नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी पानी में होगा उसको ये सेल्स ट्रैप करेंगे, एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर ले जाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इस्तेमाल करके बचा हुआ मेसेंकाइमा को फिर उधर। तो सर ये ऑर्गेनिक जो वो है, मतलब बाकी एनिमल्स के वेस्ट भी हो सकते हैं? जी जी जी, बाकी एनिमल यानी जो भी समुद्री मखलूकात हैं या पानी में जानदार प्लांट है, एनिमल है, कोई भी मरने के बाद गुल मिल गया हो ना पानी में, वो ये ट्रैप करते हैं। तो मतलब ये वाटर को फिल्टर कर नहीं होता? जी जी जी, पानी को फिल्टर करता है, पानी को फिल्टर करता है। इससे समंदर को डबल फायदा होता है। एक तो फिल्ट्रेशन हो गई, दूसरा इन्होंने रिसाइकिल करने में मदद दी ये। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है। रिप्रोडक्शन इनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल है और कभी कभार सेक्सुअल भी होती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके बहुत कॉमन हैं। पहला तरीका कहलाता है बडिंग, दूसरा तरीका कहलाता है जिमेशन और तीसरा तरीका कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं बडिंग क्या है। ये फर्ज करें कि स्पॉन्ज है, हालात अगर साजगार हुए तो इसके जिस्म के बाहर छोटे छोटे स्पॉन्जेस बनना शुरू हो जाएंगे और बैक वक्त कई बनेंगे जब तक ये जुड़ा हुआ है, बड है। यहाँ से कट के अलग होने के बाद ये कहीं जाके सेटल हो जाएगा, तो अब ये ग्रो करना शुरू करेगा और साइज में बड़ा हो जाएगा। तो बस सिंपल है, ये बड है। लेकिन इसकी बडिंग और ये जो यीस्ट और बैक्टीरिया की बडिंग में फर्क है। यीस्ट और बैक्टीरिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा था, यहाँ ऐसा नहीं है। बर्ड्स खुद भी मल्टीसेलुलर है, वहाँ बर्ड भी एक सेल थी और मेन सेल तो था ही एक, यहाँ ये बर्ड भी मल्टीसेलुलर है, इसलिए इसको उस बडिंग से नहीं मिलाएंगे। स्टाइल वही है लेकिन ये मल्टीसेलुलर है। अच्छा, दूसरी चीज है जिमेशन। जिमेशन में क्या होता है, यही बर्ड अगर अंदर की तरफ बन जाए तो उसको जिम्यूल कहते हैं। एक ही चीज के 2 नाम हैं, बाहर की तरफ उभरे बर्ड, अंदर की तरफ हो तो जिम्यूल, और जिम्यूल बनने के अमल को जिमेशन कहते हैं। लेकिन एक और फर्क है, वो भी जहन में रखें। सबसे पहले फर्क भी ये दोनों में जहन में रखना है। अगर बाहर की तरफ हो तो बर्ड, अंदर की तरफ हो तो जिम्यूल। बर्ड किसी भी उम्र में बन सकती है,
लेकिन जिम्यूल इस ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के आखिरी मराहिल में बनती है। मैंने क्या कहा, आपने गौर किया? जिमेशन क्या, जिम्यूल्स कब बनेंगे? जब जानदार मरने के करीब होगा। क्यों? इसलिए कि अगर पहले बनी तो बर्ड ने तो अलग होना ना, इससे अलग हो जाएगी तो ऑस्किलम इतना बड़ा नहीं है कि उससे ये बाहर ला सके। इसलिए जब इसकी जिंदगी का आखिरी दौर आता है तो जिम्यूल्स बनते हैं, फिर ये कटना फटना शुरू हो जाता है। जब पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो सारे जिम्यूल्स फ्री हो जाएंगे और बाहर जाके बर्ड की तरह ये अटैच हो जाएंगे किसी चीज़ के साथ, और इसके बाद इनका ग्रोथ का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, याद रखिएगा ना। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ। जी सर, ये जो है ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे सी एनिमल की बॉडी पे अटैच हो सकते हैं? नहीं, ये हार्ड सबस्ट्रेट जो रॉकी एरियाज हैं, यूजुअली वहाँ रेतीली ज़मीन पर भी नहीं है, ये रॉकी एरियाज में ज़्यादा, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी लंबी है तो कई कई साल उन्होंने अटैच रहना है, तो ये एनिमल के साथ अटैच नहीं होते। जी, असल में एनिमल हरकत में रहते हैं ना, तो माहौल बदलता रहता है। ये एक जगह रहते हैं जहाँ सुटेबल माहौल हो, उधर ही अटैच होते हैं, फिर उम्र भर वही रहते हैं, कांस्टेंट माहौल। अच्छा, इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट टुकड़े को कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सादा जानदार है, इसलिए अगर हादसाती तौर पर इसके जिस्म का कोई टुकड़ा कट जाए तो मेन जो एनिमल था उसका ये कटा हुआ पार्ट भी दोबारा बनता है, और जो टुकड़ा था वो अपना पूरा जिस्म भी दोबारा बनाता है। तो टुकड़े होना इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, मुफीद है, इसलिए कि टुकड़े से भी पूरा जानदार बना, और जिससे टुकड़ा कट के अलग हुआ था उसका टुकड़ा भी नया बन गया। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब आते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? मैंने पहले कहा है कि इनके पास ऑर्गन्स वगैरह नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो गोनेड्स चाहिए, गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर चाहिए, जो इनके पास नहीं है। तो यूं समझ लें, एनी सेल लूजेस इट्स स्पेशलिटी। समझो किया आपने, इनमें स्पेशलिटी, इनमें सेल्स ही दो तरह के थे, पिनेकोसाइट्स, कोआनोसाइट्स। वो अपनी स्पेशलिटी को खत्म करता है। अंदर वाले आमतौर पर जो कॉलर सेल्स हैं वो अपने कॉलर को खत्म करके वो फिर क्या करते हैं, डिवाइड मियोटिकली। मियोटिकली डिवाइड का मतलब क्या है? मियोसिस से तकसीम हो जाते हैं, और मियोसिस के जरिए तकसीम होकर हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। हैप्लॉइड किसे कहेंगे? जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद यूजुअल से हाफ नंबर के क्रोमोसोम रखेंगे और ये गैमीट्स कहलाएंगे। गैमीट्स स्पर्म्स और एग्स कहलाएंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया, यानी मैं दोबारा बता दूं ये पॉइंट कि इनके पास मखसूस मेल और फीमेल गोनेड्स नहीं है। मखसूस हालात में बॉडी का कोई भी सेल अपनी स्पेशलिटी लूज करके मियोटिकली डिवाइड होने लगता है, और इस डिवीजन के नतीजे में एक सेल से 4 गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब दूसरा नुक्ता है कि दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या है? एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है, उसको क्लियर करने पहले मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही इंडिविजुअल मेल गैमीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब एक सेल डिवाइड हुआ तो 2 मेल गैमीट बनेंगे, 2 फीमेल, ऐसा नहीं। एक सेल डिवाइड होगा तो चारों या मेल गैमीट होंगे या चारों फीमेल गैमीट होंगे, लेकिन एक और सेल डिवाइड होगा तो वो भी या चारों मेल गैमीट या चारों फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया जी। तो हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं? द सेम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। एक ही जानदार दोनों तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है।
तीसरी बात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने याद रखना है वो ये है, दे शो प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस का मतलब क्या है? मेल गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। मेल गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। मेल गेमीट्स को पहले प्रोड्यूस किया जाता है। अब जरा दोबारा पीछे चले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, इनके पास स्पेशलाइज्ड गोनेड्स नहीं है। कोई भी सेल स्पेशलाइजेशन को खत्म करके मियोसिस के जरिए तकसीम होकर मेल या फीमेल गेमेट बनाएगा। दूसरी बात क्या बताया कि ये हार्माफ्रोडाइट्स हैं, एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गेमेट प्रोड्यूस कर सकता है। अब तीसरी बात क्या है, इनमें जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो पहले मेल गेमेट बनेंगे। ये क्यों? इसमें एक चांस बनता है, अगर फर्ज करें ये एक स्पॉन्ज है, इसने मेल गेमेट भी प्रोड्यूस किए, फीमेल गेमेट भी प्रोड्यूस किए आमतौर पर अंदर की तरफ, तो इसी के मेल और फीमेल गेमेट फर्टिलाइज होने का चांस है। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असल मतलब है वेरिएशन पैदा करना, इससे वेरिएशन नहीं होगी। अब ये क्या करेगा, पहले इसने मेल गेमेट प्रोड्यूस किए, वो सारे पानी के जरिए निकल के चले गए, आसपास किसी और स्पॉन्ज के ओशिया के जरिए उसके अंदर दाखिल हो गए। अगर उसमें फीमेल गेमेट होंगे तो फर्टिलाइज करेंगे, नहीं हो तो जाया। लेटर ऑन जब इसके सारे मेल गेमेट्स निकल के चले जाएंगे तो फिर ये फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा, और ये फीमेल गेमेट्स थोड़े से हेवी होने की वजह से ज्यादा देर तक स्पॉन्जोसील में रहेंगे। किसी और के मेल गेमेट्स आएंगे तो उनके साथ फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील में आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होगी, इससे जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। फिर ये जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जिस वक्त ये एम्ब्रियो होगा ये फ्लैजिलेटेड होगा, और इन फ्लैजिला की मदद से ये मूव करते हुए किसी हार्ड सबस्ट्रेट के साथ जब ये अटैच हो जाएगा, अटैच होते ही फ्लैजिला टूट जाएंगे, फिर यही बैठे बैठे ग्रो करना शुरू कर देगा। ये थी इनकी लाइफ साइकिल। समझ आ गया बेटा? तो आपने एक चीज नोट की, हम जिस फाइलम को भी डिस्कस करेंगे उसके सबसे आखिरी कैरेक्टर आमतौर पर रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होती है। तो ये हमने जनरल जो कैरेक्टर्स हमारे नीड के थे वो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं इनकी इम्पोर्टेंस की तरफ। ये जो पोरीफेरा है इनकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है? पहला नुकता तो ये याद रखें कि माहौल के लिए तो हर जानदार की इम्पोर्टेंस है, तो इनकी भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ इनकी इम्पोर्टेंस हम ह्यूमन के हवाले से देख रहे हैं, इंसान के लिए किस काम के लिए। तो सबसे पहले बेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिछोने के तौर पर, क्योंकि ये फोम की तरह हैं, दब जाते हैं और पानी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आप फोम की तरह इनको यूज़ कर सकते हो ओढ़ने बिछोने के लिए। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ये होता है। सबसे पहले पानी से बाहर निकालते हैं, निकाल के किसी तिरछी जगह पर रखेंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, फिर खुश्क हो जाएंगे, खुश्क होने के बाद इनको झाड़ते हैं तो जो अंदर स्पिक्यूल्स थे कांटे वो निकल जाएंगे, उसके बाद बिछा के बैठ जाएगा। दूसरा, साउंड प्रूफिंग। ये आपने महसूस किया होगा, कोई बिल्डिंग रोड साइड पे हो और ट्रैफिक ज़्यादा हो तो शोर बहुत आता है अंदर, और शोर कम करने के लिए ये खिड़कियों के शीशों के गिर्द कोई पैकिंग लगा दी जाती है, उस पैकिंग से शोर बिल्कुल भी नहीं आता अंदर, तो इनको उस पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये खिड़की है और ये शीशा फिट कर रहे हैं आप, इस शीशे के किनारों के दरमियान आप फोम लगा दें और इसको प्रेस करते हैं, तो अब कोई आवाज़ अंदर नहीं आएगी, ना अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी। ये साउंड प्रूफिंग। लेकिन इससे भी ज़्यादा सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है इनको। जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ब्लीडिंग होती है मरीज की, तो खून साफ करने के लिए रुई भी इस्तेमाल की जाती है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रुई से ये बेहतर है
क्योंकि रुई के तो बहुत बारीक रेशे होते हैं ना, वो रेशे उधर रह सकते हैं, जख्म को खराब कर सकते हैं। इनसे कोई चीज़ उधर नहीं रहेगी और ये बड़े आराम से एब्जॉर्प्शन, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है, बड़े आराम से ये ब्लड को या और बॉडी लिक्विड जो सिक्रीट हुए हैं उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये इनके फ़ायदे थे। इसके अलावा एक और फ़ायदा हम ये कह सकते हैं, दीज आर सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इनमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स थे उनको आप कैल्शियम कार्बोनेट के सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को इंसान कई कामों में इस्तेमाल करता है। तो ये था जी पोरिफेरा का जिक्र। स्पिक्यूल बेटा आप लेट हो गए ना, इसलिए आपको नहीं बताया। हमने ये कहा था कि स्पॉन्ज की या पोरिफेरन की जिस्म में सेल्स की 2 लेयर्स हैं, बाहर वाली को पेनर्कोडर्म कहते हैं, अंदर वाली को कॉनोडर्म। इनके बीच में एक जगह है, खाली तो नहीं है, एक स्पेस है, उसको मेसेनकाइमा कहते हैं। वहाँ पर सुई की तरह के कुछ कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको स्पिक्यूल कहते हैं। ये इनकी शेप को मेंटेन करते हैं। ये स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिकॉन के बने होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहा है, तो जिनमें स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उनसे यही कैल्शियम कार्बोनेट हासिल हो सकता है। जिसमें सिलिकॉन के स्पिक्यूल्स होंगे उससे नहीं होगा। ठीक हो गया।